नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में मुकाबला कांटे का है, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इसको कांटे का मुकाबला बीजेपी ने खुद बनाया है, वसुंधरा वाला पेच फंसाकर, और अब उस पेच को सुलझाने का दावा भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। खैर, हमारा मकसद आज ये वीडियो नहीं है, हमारा मकसद है जो दोनों की दो लिस्ट आई है उनके आधार पर कुछ विवेचना करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी की 2 लिस्ट आई हैं, कुल मिलाकर 124 नाम 200 में से, बच गए कितने? 76। कांग्रेस की 2 लिस्ट आई हैं, कुल मिलाकर दोनों में 43 और 33 नाम है 76, बच गए 124। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपस में देखना इस आंकड़े को कि बीजेपी की 124 डिक्लेयर हुए हैं, 76 बाकी हैं, कांग्रेस के 76 डिक्लेयर हुए हैं, 124 बाकी हैं। लेकिन इसमें दोनों सूचियों का अध्ययन करें तो आप क्या ड्रॉ करते हैं? क्या 124 के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट 70% के आसपास होना ही चाहिए, कुछ लोग 50% से तो ऊपर होना ही चाहिए अगर आपको चुनाव जीतना है, और सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को 125 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की 76 सीटें डिक्लेयर हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर रेस में रहना है, अभी तक की रेस में, तो कम से कम स्ट्राइक रेट 40% तो होना ही चाहिए, ताकि आने वाले 1 महीने में वो 10% के गैप को पूरा करने की कोशिश कर सके। क्या ऐसा होता दिख रहा है? कहना मुश्किल है। जो बातें सुनाई दे रही हैं बीजेपी के कैंप से, वो कह रहे हैं कि 115 के आसपास तो आ ही जाएंगी। कांग्रेस के कैंप में कोई फिगर है नहीं। अशोक गहलोत ने कल जयपुर में पत्रकारों को ऐसे ही चाय पर बुलाया था, तो बिल्कुल औपचारिक अनौपचारिक किस्म की बात हो रही थी। तो एक पत्रकार ने पूछा भी, तो साहब 156 का वादा कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो लिस्टें आ रही हैं, अभी तो देखो काम चल रहा है, तो वो टाल गए। लेकिन बीजेपी की लिस्ट आने के बाद जब पहली लिस्ट आई थी 41 की, तो 12 जगह विद्रोह था। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आई 83 की, तो विद्रोह बढ़कर करीब 20-22 सीटों पर आ गया, और ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी थमने का नाम नहीं ले रहा। यानी इनमें से अभी तक कोई ऐसा बगावत पर उतरने की धमकी देने वाला उम्मीदवार, ऐसा इक्का दुक्का भी सामने नहीं आया है जो ये कह रहा हो कि आला कमान के कहने पर मैं मान गया हूं, बड़े नेताओं के कहने पर मान गया हूं, और अब पार्टी के लिए तन मन धन से काम करूंगा। ये बीजेपी के लिए पहली खतरे की घंटी है। हम नहीं कह रहे कि ये बगावत पर जो उतरे हैं इनके ये बीजेपी को हरा देंगे, हम कतई नहीं कह रहे, 100 के नीचे ले आएंगे, हम कतई नहीं कह रहे। लेकिन मान नहीं रहे, कैडर बेस्ड पार्टी में, अनुशासित पार्टी में, पार्टी विद ए डिफरेंस वाली पार्टी में मान नहीं रहे, और नड्डा जी को घूमना पड़ रहा है। बड़ा नेता नहीं है, कैलाश चौधरी को बनाया गया मध्यस्थता के लिए, उनके बस की बात नहीं थी, या उन्होंने पूरा इंटरेस्ट नहीं लिया, या नेताओं ने उनको नकार दिया। दरअसल वो एक बहुत सीनियर किस्म के नेता नहीं है, एक बड़ा पका पकाया, तपा तपाया, पुराना चावल जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है, ऐसा नेता चाहिए। जैसा ये काम वसुंधरा जी कर सकती थी, जैसा ये काम गुलाबचंद कटारिया अगर असम के राज्यपाल नहीं बनाए गए होते तो वो कर सकते थे। वैसे अगर राजेंद्र राठौड़ भी बड़े सक्षम है, वो भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो तो चूरू की सीट छोड़कर तारानगर पहुंचे हैं और अपनी सीट के लिए वो जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि दूसरी सूची में काफ़ी कुछ अपने समर्थकों को टिकट भी दिला गए हैं। तो एक ये, दूसरा बीजेपी का चुनाव का जो अभियान है वो थोड़ा रफ्तार पकड़ता हुआ अभी तक दिखा नहीं है, व्यवस्थित ढंग से नहीं दिखा है कि टारगेट क्या है। एक थीम होती है चुनाव की, ऐसे तो नहीं होता कि एक ही मुद्दा आप लेते हैं, एक मुद्दा कभी काम नहीं करता, 4-5-6 मुद्दे काम करते हैं। लेकिन बीजेपी में खेमेबाजी है, थड़ेबाजी है, आपस में धड़ेबाजी है, आपस में 8 या 9 मुख्यमंत्री पद की रेस में लोग शामिल हैं, ऐसा बताया जाता है। कोई भी पीछे नहीं हट रहा। दूसरी लिस्ट के बाद एक चीज तो क्लियर हुई कि वसुंधरा
का मान रखा गया, महारानी का मान रखा गया, उनके कुछ समर्थकों को टिकट दिया गया, एक राजवी जैसे समर्थक को एडजस्ट किया गया, जिसके चक्कर में चित्तौड़गढ़ की सीट खतरे में पड़ गई है, वो अलग बात है। लेकिन आला कमान ने ऐसा लगता है कि स्थानीय छत्रपों की बात मानी है, उनकी सुझावों पर गौर करना शुरू किया है। यही वजह है कि पहली सूची में 7 सांसद थे, कहा जा रहा था कि दूसरी सूची में भी 3-4 कम से कम 4 सांसद तो हो ही सकते हैं, लेकिन दूसरी सूची में एक भी सांसद नहीं था। अब कहा जा रहा है कि आइडिया ड्रॉप हो गया है। 6 सांसदों के खिलाफ जो बगावत पर उतर गए लोग, उससे आला कमान ने सबक लिया है। चलते हुए चुनाव में गलतियों को देखना, गलतियों को भांपना, खामियों को ढूंढना, खामियों को दूर करने की कोशिश करना एक अच्छी पार्टी की अनुशासन को महत्व भी देते हुए आगे बढ़ना, ये अच्छी पार्टी की निशानी होती है। तो बीजेपी को इस मामले में नंबर दिए जा सकते हैं कि आला कमान ने फटाफट यू टर्न लिया। वसुंधरा के मामले में भी आला कमान ने फटाफट सांसदों को टिकट देने के मामले में भी यू टर्न लिया। हालांकि अभी भी सचिन पायलट के खिलाफ कौन कोई सांसद होगा, टोंक के जौनपुरिया होंगे, कहा नहीं जा सकता। सरदारपुरा अशोक गहलोत के खिलाफ कौन, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, कहा नहीं जा सकता। कैलाश चौधरी बाड़मेर से सांसद, मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, उनको क्या चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल, क्या उनको चुनाव मैदान में, जो कानून राज्य मंत्री हैं, चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। अभी तो अभी 76 नाम बाकी हैं। 76 नाम अच्छे खासे होते हैं। तो बीजेपी की बात, छोटी छोटी बात करेंगे, बहुत लंबा आपका मैं समय नहीं लूंगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो सब राजी हैं, सब खुश हैं। बीजेपी की सूची को तो पढ़ना पड़ रहा है, अध्ययन करना पड़ रहा है कि साहब कोई जातीय समीकरण बदला, कहां कितने कैंडिडेट बदले, कितने नए चेहरे, 15-20 नए चेहरे, ओबीसी को वोट ज्यादा टिकट देना, कहां टिकट काटे गए, कहां कांग्रेस से, बीएसपी से, दूसरे दलों से लाए गए लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, कहां बागियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, ऐसे बागियों को जो पिछली बार बीजेपी की हार की वजह रहे। ये तमाम चीजों का अध्ययन करना पड़ रहा है एक एक नाम पर। लेकिन कांग्रेस की सूची में तो कोई अध्ययन ही नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि चेंज ही नहीं हुए। बहुत मामूली से अंतर आए हैं, बहुत मामूली। करीब करीब सभी मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। महेश जोशी का मामला फंसा हुआ है, जलदाय मंत्री का, और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मामला जरूर फंसा हुआ है। वो क्लियर भी होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सचिन पायलट के ज्यादातर समर्थकों को टिकट दे दिया गया है, 3-4-5 बचे हैं, उन अभी तो 124 बाकी हैं, तो उनको भी एडजस्ट कर ही दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। और लिहाज की राजनीति हो रही है। अशोक गहलोत सचिन पायलट का ध्यान रख रहे हैं, सचिन पायलट अशोक गहलोत का ध्यान रख रहे हैं, क्या दोनों मिलकर कांग्रेस का ध्यान रख रहे हैं? लोगों के मन में एक स्वाभाविक सवाल है कि प्रियंका गांधी की रैली के बाद क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे, एक साथ भाषण देते हुए दिखाई देंगे? क्या गुर्जर बहुल इलाकों में अशोक गहलोत जाएंगे? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत जहां कहेंगे, जिन इलाकों में अशोक गहलोत को लगेगा कि सचिन पायलट के जाने से स्थितियां बदल सकती हैं, वहां वो भेजे जाएंगे और वो जाएंगे? बड़ा सवाल उठता है। तो सारा चुनाव कांग्रेस का अब यहां आकर अटक गया है। कांग्रेस को लगता है कि बगावत पर कोई ना उतरे, माहौल खराब ना हो, इसीलिए जो जहां से टिकट मांग रहा है पुराने को चेंज नहीं किया जाए। तो नई पीढ़ी में असंतोष तो होना चाहिए, कुछ जगह असंतोष आया है, लेकिन 76 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उसमें से कुछ जगह ही असंतोष देखा जा रहा है। जैसे जयपुर की एक मालवीय नगर की सीट है, 2-4 और सीटें हैं, लेकिन वो भी बहुत भारी असंतोष इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि 20 साल के आंकड़े जब कांग्रेस के पास हैं, जब मेरे पास है तो कांग्रेस के पास भी हैं, कि 67% मंत्री चुनाव हार जाते हैं। जब ये पता है कि 50, 55, 58, आप समझ लीजिए 200 में से करीब 55 से लेकर 60 विधायक ही दोबारा आते हैं, 140 के आसपास विधायक नए आते हैं हर बार। तो नया प्रयोग करना चाहिए था, जैसा कि बीजेपी ने नया प्रयोग किया है। बीजेपी ने तो प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जो पार्टी कॉन्फिडेंट होती है वही प्रयोग कर सकती है। जिस पार्टी का आत्मविश्वास हिला हुआ होता है, डिगा हुआ होता है, वो प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होती। उनको लगता है कि स्थितियां इससे भी ज्यादा खराब ना हो जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात कांग्रेस में मैंने बहुत साल बाद सुनी कि एंटी इनकम्बेंसी है,
खुद मान रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि मैंने एक नारा सुना है, गहलोत उससे बैर नहीं लेकिन विधायकों की खैर नहीं, लेकिन टिकट नहीं काटना। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं है। यह अजीब तर्क है, अजीब से भी अजीब तर्क है, जो बताता है कि पार्टी कैसे चल रही है, कैसे सेकंड लाइन पर काम नहीं हो रहा। यह बात कुछ हद तक बीजेपी खेमे पर भी लागू होती है, जहां वसुंधरा समर्थक कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया गया जिनको अगर बीजेपी के पास बेहतर विकल्प होता तो शायद वो टिकट देने से बचती। लेकिन क्या वहां भी विकल्पहीनता की स्थिति थी? यहां भी विकल्पहीनता की स्थिति है। सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य की जनता के पास विकल्पहीनता की स्थिति है। इसीलिए तीसरा मोर्चा के जो धड़े हैं, यानी जो बगावत पर उतरते हैं या निर्दलीय हैं, वो मोटे तौर पर 15-20 सीटें ही जीतते रहे हैं और मोटे तौर पर 20% के आसपास वोट उनके बीच में बढ़ता रहा है। जब तक ये वोट 30%, 35% तक नहीं पहुंचेगा, तब तक राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प भी हो सकता है, ये सोचना भी मुझे लगता है समझदारी नहीं होगी। मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी 80% वोट ले जाते हैं, 80% से ऊपर भी नहीं जाते। पिछली बार देखिए 39 पॉइंट समथिंग था, 38 पॉइंट समथिंग था, तो 79% पर ही अटक रहा था। एक बार बीजेपी शायद 40 पार कर गई थी, 46% या 43% हो गया था, अगर मुझे ठीक ध्यान है 2013 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस भी 30 पर ही अटक गई थी, 30-31 पर ही अटक गई थी, तो फिर 80 के नीचे ही मार्जिन रह गया था। बाकी 20% बढ़ता है। तो विकल्पहीनता कांग्रेस के पास नए उम्मीदवारों को लेकर, प्रयोग को लेकर, विकल्पहीनता बीजेपी के पास नए उम्मीदवारों को लेकर, प्रयोग को लेकर। हालांकि बीजेपी ने प्रयोग ज्यादा किए हैं, हालांकि बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है और कांग्रेस के मुकाबले में बड़ी संख्या में उतारा है। लेकिन फिर भी बीजेपी जैसी पार्टी जो मानकर चल रही थी आज से 6-8 महीने पहले कि वो 140 पार की पार्टी है, तो क्या वो खुद इतनी आशंकित है अपनी जीत को लेकर कि उसने और प्रयोग करने बंद कर दिए? क्योंकि बीजेपी को इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी 2023 के विधानसभा चुनाव को सिर्फ विधानसभा चुनाव के हिसाब से नहीं देख रहे, उसको वो ओवरलैप करके 2024 के लोकसभा चुनाव तक ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए सांसदों को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं कि भाई इनको यहां आजमा कर देखते हैं, पता लग जाएगा एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, और एंटी इनकम्बेंसी होगी तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ 2023 तक देख रही है, उसमें भी सचिन पायलट शायद सिर्फ 2023 तक और अशोक गहलोत भी शायद सिर्फ 2023 तक देख रहे हैं। और उनको वो लोग दोनों, राहुल गांधी जिस ढंग से 2024 देख रहे हैं, क्या दोनों देख रहे हैं? कभी कभी संदेह पैदा होता है। या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि एक बार पहली अड़चन पार करें फिर देखेंगे, पहली अड़चन पार करने फिर देखेंगे, दूसरी अड़चन पार करें फिर देखेंगे। तो ऐसे स्पीड ब्रेकरों से होती हुई गुजर रही है कांग्रेस, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।